आयोजित प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच कुछ विशेष परिचय है। भवानी जी, आप मूलतः चंबा से है। पूर्व में आप विद्यार्थी परिषद की विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में आप प्रदेश सह मंत्री अभाविक हिमाचल प्रदेश है। कुणाल गांगड़ा जी, मूलतः आप कोटखाई से हैं। पूर्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में आप शिमला महानगर के महानगर मंत्री है। सौगात जी मूलतः जुब्बल से है। विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय में कार्य करता है। आप सभी का इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों का स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार से मनमानी फीस वृद्धि विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है, उसके यह प्रेस वार्ता कर रही है। अब मैं आगे की प्रेस वार्ता के लिए भवानी जी से आग्रह करता हूँ। सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। इतने शॉर्ट नोटिस में आपको बोला जाता है और आप हमारे बीच उपस्थित होते हैं, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सावन मास का प्रथम सोमवार भी है, तो आप सभी को प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से ध्यान में होगा कि वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय एक अभियान इनका शुरू होता है। एक अभियान शुरू होता है कि बड़े बड़े मंचों के माध्यम से बोला जाता है कि युवाओं को 5 लाख नौकरी दी जाएगी, महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, और उप मुख्यमंत्री जी तो इतना भी बोलते हैं कि 58 साल की पक्की नौकरी दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे ध्यान में आता है कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 नौकरियां पक्की मिली है, वो एक उप मुख्यमंत्री जी की बेटी जिनको एचपीयू में नौकरी मिली है, और एक माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी जिनको विधायक बनाकर पूरे जीवन भर की पेंशन लगा दी गई है। ये 2 नौकरियां सिर्फ इस प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की भाषा में बोले तो 58 साल की पक्की नौकरी मिली है। इसके अलावा हम प्रदेश में आज 3.5 साल से ज्यादा कार्यकाल इस सरकार का हो गया है, लेकिन हमारे ध्यान में आता है कि सरकार के जब सरकार सत्ता में आती है तब से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। नशा माफिया, खनन माफिया, वन माफिया और ऐसे पता नहीं कितने माफिया इस प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। इस प्रदेश में इतना गुंडा राज बढ़ चुका है कि कानून व्यवस्था प्रॉपर तरीके से चरमरा चुकी है। बहुत चिंता का विषय है। हम सभी के ध्यान में आता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं कि सस्ती शिक्षा देंगे, हम सस्ती शिक्षा इस प्रदेश के अंदर देंगे, लेकिन जब हमारे ध्यान में आता है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले कॉलेज और स्कूल बंद करता है, जब उसका विरोध विद्यार्थी परिषद करती है तो आधे स्कूल और कॉलेज दोबारा खोले जाते हैं। फिर उसके बाद जब इस मुख्यमंत्री को लगता है कि अभी तक भी मेरा पेट नहीं भर रहा है, तो ये मुख्यमंत्री प्रदेश के विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ा देता है। छात्रों की जेब काटकर अपनी जेब भरने का काम ये माननीय मुख्यमंत्री जी और इन 3 विश्वविद्यालयों के बैठे हुए वाइस चांसलर ये अपनी जेब भरने का काम इस प्रदेश के छात्रों से कर रहे हैं। हम सभी के ध्यान में आता है कि पहले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जब फीस बढ़ोतरी होती है 25 से 30% जब फीस बढ़ाई जाने की जब ईसी की मीटिंग में पारित होता है, तो उस ईसी की मीटिंग से पहले विद्यार्थी परिषद उनको मेमोरेंडम देती है, उनसे आह्वान करती है कि अगर फीस बढ़ानी भी है तो 2 से केवल 3% बढ़ाई जाए। 2 से 3% बढ़ाई हुई फीस छात्रों पर ज्यादा बोझ नहीं होता है, लेकिन एकदम से 25 से 30% फीस बढ़ाना ये बहुत चिंता का विषय है। जब हम देखते हैं इसमें जब फीस कम देखते हैं तो 1-2 विषय का मैं बताना चाहूंगा। जैसे एमजीएमसी की प्रवेश परीक्षा शुल्क पहले 1600 था, उसको बढ़ाकर अब 4500 कर दिया गया है। बीजेएमसी जिसकी 1400 थी और उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया है। मतलब सीधे डबल ये छात्रों का, और जो छात्र इस प्रदेश के अंदर पढ़ रहे हैं उनके माता पिताओं का पेट काटकर इस वीसी और मुख्यमंत्री जी ने अपना पेट भरने का काम, माता पिताओं का पेट काटकर ये अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है। इसके बाद जब हमारे सामने दूसरा विश्वविद्यालय का ध्यान में आता है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर के अंदर है। एक तो वहां पर पहले वीसी ही नहीं है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को उसका चार्ज दिया हुआ है। वो एक बार अभी तक जब से उनको चार्ज दिया गया है, वो एक बार उस विश्वविद्यालय के अंदर आया है, और एक बार विश्वविद्यालय में इसलिए आए
ताकि वहां पर फीस बढ़ाई जा सके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके। आप सोच सकते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी उस विश्वविद्यालय में नहीं बैठ रहा है, वो उस विश्वविद्यालय के छात्रों की किस प्रकार से समस्या समझेगा। बहुत चिंता का विषय है। उसमें भी जब फीस वृद्धि होती है, उस विश्वविद्यालय में 25 से 30% फीस वहां पर बढ़ाई जाती है। जैसे पालनपुर कृषि विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा स्नातक डिग्री, उसमें पहले जो फीस थी वो 63,000 के करीब थी, लेकिन अभी सिर्फ 17,000, उससे डबल और 17,000 फीस और बढ़ा दी गई है उसकी। उसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, उसमें 26,000 थी, जिसको 34,000 कर दिया, सीधे 7,000 से ज्यादा फीस वहां पर बढ़ाई गई। तो इस प्रकार से किस प्रकार से ये प्रदेश सरकार इस प्रदेश के युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है। हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर जब एंट्रांस भरवाए जाते हैं उसमें फीस वृद्धि नहीं हुई, 1 जुलाई से फीस वृद्धि हुई। जब एंट्रांस भराए जाते हैं तो एंट्रांस में बहुत सारे फॉर्म आते हैं, जब वो एंट्रांस क्लियर भी कर जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय ने 25 से 30% फीस बढ़ाई है, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आए। वो मजबूर हो गए, वो इतने मजबूर हो गए कि इस विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सके। ये बहुत चिंता का विषय है। हम अगली बात करें नोनी विश्वविद्यालय। नोनी विश्वविद्यालय में पहले एकदम से एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कि 50 से 60% फीस बढ़ाई गई है। आप सोच सकते हैं 50 से 60% फीस बढ़ाई गई है। जब विद्यार्थी परिषद एक मेमोरेंडम वहां के वाइस चांसलर को देती है कि ये सरासर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण आधे से ज्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर से एक प्रकार से कि छात्रों को गुमराह करने के लिए उस फीस को एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है द्वारा, उस फीस को थोड़ा सा कम किया जाता है, और लेकिन फिर भी 15 से 20% जो फीस है वो दोबारा फिर वही रख जाती है। विद्यार्थी परिषद ये कहती है और पहले से कहती आ रही है कि अगर फीस भी बढ़ानी है तो 2 से 3% फीस बढ़ाई जाए। ये जो 25 से 30% फीस बढ़ाई जा रही है, ये सरासर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में बोलते थे कि यहाँ के युवाओं को सस्ती शिक्षा देंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दूर की बात, यहाँ पर किस प्रकार से मित्र भर्तियां वो जो इस प्रदेश के अंदर करवाई जा रही है। एक समय चिंता होती है कि ये प्रदेश सरकार नहीं, ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये मित्रों की सरकार है। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, गेस्ट फैकल्टी पॉलिसी, ऐसे युवाओं को 5-5 हजार का लालच देकर युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ ये प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन जब ये कैंपसों में आते हैं तो कैंपसों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं कि हमने युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए ये किया, प्रदेश के युवाओं जनता के लिए किया। लेकिन अभी जब हाल ही में रिपोर्ट निकलती है तो उत्तर भारत के सबसे अमीर सीएम ये निकलते हैं, और प्रदेश के युवाओं का बेड़ा गर्क करने में भी पूरे भारत के सबसे नंबर 1 सीएम हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसमें एक ध्यान और आता है कि मैं बात करूं वाइस चांसलरों की, जो इन 3 विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ सरकार की कठपुतली बनकर रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वीसी, उनको हमने इतने मेमोरेंडम दे रखे कि आज हम उनके ऑफिस में जाएंगे तो उनको ऑफिस मेमोरेंडम से भर गया होगा। उसमें हमारी मांगे क्या है? हमारी मांगे ऐसे नहीं है कि एबीपी को हमें ऐसा चाहिए। हमारी मांगे ये है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। इस विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है, हॉस्टलों के हालात ऐसे हैं कि वहां पर छात्र रहने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पर एंट्रियां, अवैध एंट्रियां, वहां पर मतलब एक व्यक्ति के नाम पर 10-10 लोग वहां पर खाना खाते हैं। वहां के अभी अपने मीडिया के अभी हमने दिया भी था एक मेमोरेंडम, फोटोज आई भी होगी, आपसे कई मीडिया बंधु ने लगाई होगी कि मैस का खाना, वो फोटो देखी होगी, मैस का खाना वो इतना खराब हो चुका था, वो सब्जी इतनी पता नहीं 1 महीना या 1.5 महीना हो चुका था, इतनी खराब वो सब्जी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब्जियां बनाई जाती थी। जब विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वहां पर मैस में जाती है, वहां अंदर जाती है, वहां देखती है तो वहां पर वो सब्जियां प्रॉपर खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसी को बनाया जा रहा था।
लेकिन जब हम इसको लेकर फिर से माननीय वीसी साहब से के पास जाते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है ठीक किया जाएगा। जब हम हॉस्टल में इनलीगल एंट्रीज जो हो रही है उसके लिए हमारे द्वारा बोला जाता है कि इनलीगल एंट्रियां हॉस्टल के अंदर नहीं होनी चाहिए और ऐसा छात्र विश्वविद्यालय के अंदर जिस पर किसी प्रकार का केस है उसको हॉस्टल नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे छात्रों को भी, क्योंकि बार बार हॉस्टलों से जो लड़ाई की सबसे बड़ी घटनाएं आती है वो हॉस्टलों से आती है, इसलिए हमने ये भी कहा था। लेकिन ये माननीय वाइस चांसलर जी, इनका सिर्फ काम है कि माननीय मुख्यमंत्री की कठपुतली बनकर इस विश्वविद्यालय को चलाना। इस विश्वविद्यालय में जो काम होना है वो ये माननीय वीसी साहब नहीं करते हैं। वीसी साहब सिर्फ एक चेहरा है और इसके पीछे जो काम करता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोलना है वो काम ये वाइस चांसलर करते हैं यूनिवर्सिटी के। आप सोचो किस प्रकार से प्रदेश का युवा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, प्रदेश का युवा ये सोचकर कैंपसों से आता है, अपने जिलों से आता है, अपने घरों से निकलता है कि हम इस विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, हम इस विश्वविद्यालय के अंदर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब इस विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचते हैं तो इस विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचने के बाद देखते हैं कि हॉस्टलों के अंदर जाते हैं तो मतलब हॉस्टलों की हालात ऐसे है कि कहीं कोई कार कोट रही है, इस तरह के हालात उन हॉस्टलों की है। जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, जब वो क्लासरूम में जाते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, तभी वो चिंता हो जाते हैं। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी की मूलभूत सुविधाएं ठीक करने के बावजूद वो फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, वो फीस बढ़ा रहे हैं। माननीय वीसी साहब जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, फीस तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, सबसे बड़ा चिंता का विषय है। छात्र परेशान हो चुका है। कभी जब वो हॉस्टलों के अंदर जाता है, जब वो घर से भी फोन आता है कि क्या कर रहे हैं, तो हॉस्टल के अंदर पानी नहीं होता है, एक डेढ़ महीना पानी नहीं होता है, वो बैठे हुए हैं। छात्र मजबूर हो चुका है कि वो घर भी नहीं बता सकता है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, इतने पुराने विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कई बार ज्ञापन भी दिया और कई बार इनको सुनाया भी, लेकिन विद्यार्थी परिषद अब आंदोलनरत रहेगी। विद्यार्थी परिषद की ये अंतिम चेतावनी माननीय वाइस चांसलर जी को है कि अगर ये सारे काम ठीक नहीं हुए तो आप अपने दरवाजा और आपके अंदर, आपके वाइस वीसी ऑफिस के अंदर जितनी भी चेयर्स और जितने भी एसी वगैरह लगे हुए हैं वो सारे निकलकर हॉस्टल जाएंगे और आपको भी वहां हॉस्टल में बैठना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस हॉस्टल में स्टूडेंट्स बैठता है। हम बात करें पालमपुर विश्वविद्यालय की, तो पालमपुर विश्वविद्यालय का वीसी जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रशासनिक अधिकारी है, उसको वो वहां पर यूनिवर्सिटी में बैठता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्याएं क्या है। जब उसको समस्याओं का ही पता नहीं है तो वो काहे का वाइस चांसलर होगा। तो उसके बावजूद जब वो एक बार उस विश्वविद्यालय के अंदर जाता भी है, तो एक बार विश्वविद्यालय के अंदर जाता है तो ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आ जाता है कि हमारे जो मित्र यहाँ पर मित्र भर्ती करवाई गई है, हमारे जो मित्र है उनको महीना नहीं मिल रहा है, उनके पेट जेबें नहीं भर रही है, तो उनको भरने के लिए वहां पर फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो वो फीस फिर वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी जो वाइस चांसलर बिठाया हुआ है वो वहां पर फीस बढ़ाता है। अब सोचो, ये प्रदेश एक ग्रामीण प्रदेश कहा जाता है, मतलब इस प्रदेश, आपके ध्यान में होगा कि इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की जनता किस प्रकार से अपना गुजारा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों के अंदर भेजती है। लेकिन विश्वविद्यालयों के भेजने के बाद जब वहां पर इस तरह से फीस बढ़ाई जाती है और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है तो छात्र मेंटली टॉर्चर हो जाता है, वो पूरी तरह से बौखला जाता है कि मैं करूं क्या। लेकिन वहां पर भी किस प्रकार से फीस बढ़ाई जाती है, किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी उनको कठपुतली बनाकर उस विश्वविद्यालय में बिठा रहे हैं, तो वो बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाए और किसी को एडिशनल चार्ज न दी जाए, किसी प्रशासनिक अधिकारी को किसी को नहीं बिठाया जाए, वहां पर सिर्फ वीसी की नियुक्ति की जाए। इसके बाद विषय आता है हमारा जो नोनी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। उस विश्वविद्यालय के वीसी की बात करें तो आप हैरान होंगे कि ऐसे वीसी को उस विश्वविद्यालय के अंदर बिठाया गया है जिसके ऊपर पहले भी सीबीआई के 2 केसेस थे
ऐसे वीसी को उस विश्वविद्यालय के अंदर उठाया गया है। आप सोच सकते हैं, एक उदाहरण दूंगा मैं कि अगर गुरु ऐसा होगा तो आगे उसके चेले कैसे होंगे। चेले मीन्स कि वहां के छात्र कैसे होंगे अगर ऐसे वीसी को वहां पर नोनी यूनिवर्सिटी के अंदर उठाया जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके सामने कुछ ये प्रूफ भी लेके आया हूं कि किस प्रकार से उनके ऊपर केसेस लगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये आपके ध्यान में, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। इस पर लिखा हुआ है कि उन पर पहले वो इस मामले में 2 बार उन पर सीबीआई कोर्ट के द्वारा केस किया गया है। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ गया है, ये पहली फॉर्म है। तो किस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति उस शिक्षा के क्षेत्र में ही ये मामला कहाँ दर्ज हुआ था जो सीबीआई वाला आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब विस्तार इसके बारे में बताया कि ये मामला आप बात करें। ये मामला देहरादून में सीबीआई कोर्ट द्वारा देहरादून में ये 8 मई को इनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ था। 8 मई कौन सा? 8 मई 2026 ये मामला दर्ज होता है। और उसके बाद जब ये दोबारा इनको आरोप क्या है? इसमें आरोप ये लगाए गए हैं कि ये जो हमारे माननीय वाइस चांसलर जी है, ये माननीय वाइस चांसलर जी इनके द्वारा जब ये आरोप इनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन होने के नाते डॉक्टर बावेजा ने दिसंबर 2025 और 2026 में सीबीआई को दी गई प्रोसिक्यूशन सेक्शन को संशोधित करने का प्रयास किया गया। इसकी ये तो अलग चीज है। आरोप क्या है? इन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन्होंने अपनी वाइस चांसलर ने अपनी पत्नी को वहां पर अवैध तरीके से उस यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस का हेड नियुक्त करने का काम किया है। और इसके बाद इन पर ऐसे 9 आरोप है जो इनके ऊपर लगे हुए हैं। इनके ऊपर एक आरोप और है कि इन्होंने जो मेंबर सेक्रेटरी की भूमिका को प्रभावित करने का कथित प्रयास किया, ये आरोप है। और इसके विद प्रूफ मेरे पास है, आप ये प्रूफ भी ले सकते हैं। इस पर विद प्रूफ मैं आपके पास आया हूँ। इसमें किस प्रकार से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जो आप आरोप कह रहे हैं, चांसलर तो उसके राज्यपाल होते हैं, तो क्या उनको भी ये उनके संज्ञान में ये मामला लाया? उनके संज्ञान में एबीपी ने जब ये मामला एबीपी के ध्यान में आता है तो एबीपी पहले ही माननीय राज्यपाल जी से मिलती है और उनको एक मेमोरेंडम दिया जाता है कि जिस प्रकार से ये आरोप एक वाइस चांसलर के ऊपर लगे गए हैं तो उनको किस प्रकार से एडिशनल चार्ज नोनी यूनिवर्सिटी का दिया जाता है। हम पहले ही राज्यपाल से मिले थे, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, इसलिए हमारे द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई है। तो इसके बाद जब ये ध्यान में आता है, ये सभी विषय आपके ध्यान में आए कि किस प्रकार से नोनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर इस प्रकार से जब मुद्दे उठते हैं तो बहुत चिंता का विषय है कि जिस वाइस चांसलर पर इस प्रकार के मुद्दे हैं उसको कैसे एक एडिशनल चार्ज कैसे दोबारा एक नियुक्त किया जाता है वाइस चांसलर। फीस वृद्धि जो हुई है इसके खिलाफ क्या आप आंदोलन करेंगे? फीस वृद्धि जी, और केस में कितनी फीस वृद्धि उस बारे में बताइए थोड़ा। कब हुई, मतलब इससे पिछली फीस वृद्धि कब हुई थी और ये कब? जी, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये 11 साल बाद जो फीस वृद्धि इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर हुई है, लेकिन 11 साल के बाद सीधे 25 से 30% बढ़ाना ये बहुत चिंता का विषय है। और जो आपने आंदोलन की बात की कि विद्यार्थी परिषद का जो आगे का जो रोड मैप है वो क्या रहेगा, तो विद्यार्थी परिषद का जो रोड मैप रहेगा, विद्यार्थी परिषद ने हाल ही में अभी प्रधानाचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे और हमारी प्रदेश की जो स्टेट कॉन्फ्रेंस है वो धर्मशाला के अंदर हो चुकी थी। इसके बाद विद्यार्थी परिषद आने वाले आज भी विद्यार्थी परिषद का विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन विश्वविद्यालय के अंदर फीस हाई को लेकर चला हुआ है। उसके बाद जिला केंद्रों पर पूरे विश्वविद्यालय पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला केंद्रों पर धरने होंगे और उसके बाद अगर ये फीस वापस नहीं ली जाती है तो विद्यार्थी परिषद सड़क से सदन का सफर इन सड़कों पर करेगी और छात्रों को लामबंद करते हुए पूरे प्रदेश स्तर में धरना प्रदर्शन करेगी। विधानसभा का भी क्या घेराव करेंगे आप?
इसकी रणनीति जिस प्रकार से मैंने बोला, अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो इस पर हमारी रणनीति तैयार होगी, और अगर विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। एससी चुनाव जो है लंबे समय से हो रहे हैं, क्या आपकी मांग है ये? जी, इस विषय पर बस मैं आपके ध्यान में लाना ही चाहता था। आप अभी बस ये मुद्दा क्लियर होने के बाद मैं इसी विषय पर आना चाहता था। छात्र संघ चुनाव बहुत चिंता का विषय है कि पिछले मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों छात्र राजनीति से निकलकर आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री अभी कर रहे हैं और एक विपक्ष में बैठकर उसकी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन बहुत चिंता का विषय यह है कि छात्र राजनीति से निकले हुए मुख्यमंत्री आज छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रहे हैं। क्या दोनों ही नहीं किए? तो बहुत लंबे समय से नहीं हो, जिससे पहले वाले ने भी नहीं किए। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि चाहे पिछले मुख्यमंत्री हो चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, मतलब छात्र राजनीति से निकलने के बाद उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए। ये बहुत चिंता का विषय है। मतलब ये बात होती है कि जब जो सरकार सत्ता में आती है उसके विपक्ष में जो बैठता है वो उस टाइम मुद्दा उठाता है। क्यों? क्योंकि युवाओं का वोट लेने के लिए। और जब कांग्रेस विपक्ष में होती है, बीजेपी सत्ता में होती है, तो कांग्रेस मुद्दा उठाता है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। तो मतलब किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं का बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रहा है। आज जो मैंने फीस वृद्धि का मुद्दा बोला, आज अगर छात्र संघ चुनाव बहाल होते तो मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि ये फीस वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उस ईसी की मीटिंग में जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो ये कहती है कि राजनीति का अखाड़ा बन जाते हैं जो शिक्षण संस्थान है, एससीए के बहाने वहाँ पर हिंसक वारदातें होती है। ये तर्क सरकारों के रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप छात्र राजनीति में थे तब भी हिंसा होती थी। और दूसरा विषय मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो तो हिंसा होती है। हिंसा के कारण क्या होते थे? हिंसा के कारण क्या होते थे? आज के समय अब बोलते छात्र संघ चुनाव को यही विषय रखा इन्होंने कि हिंसा होती है। अब जब पर छात्र राजनीति होगी, युवा होता है, गर्म खून होता है, जब वो वहां पर मंचों पर खड़ा होता है, जब विपक्ष में खड़े होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत हिंसक घटनाएं, उसमें छात्र राजनीति के समय चलते थे। जब आपके मुख्यमंत्री काफिला लेकर जाते हैं तब उन पर पता नहीं काले झंडे दिखाए जाते हैं, जूते फेंके जाते हैं, तब आप ये भी इलेक्शन बंद कीजिए। वो इलेक्शन क्यों बंद नहीं करें? ये सरासर युवाओं का बेवकूफ बनाने का काम ये प्रदेश सरकार कर रही है। छात्र राजनीति इतना बड़ा अहम मुद्दा है, इसको लेकर अगर इस बार हमारी अंतिम चेतावनी रहेगी। इससे पहले हमने 3 दिसंबर को भी विधानसभा घेराव धर्मशाला के अंदर किया था, लेकिन वो सिर्फ धर्मशाला के जिला के कार्यकर्ताओं ने किया था। अगर समय रहते ये प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। इस लोकतांत्रिक अधिकार को छात्रों को वापस किया जाए, ताकि फिर से इनको चिंता रहती है, इनको डर सता जाता है कि अगर विश्वविद्यालय से निकला हुआ स्टूडेंट लीडर अगर सदन में पहुंच गया तो हमारी कुर्सियां खाली हो जाएगी, हमें वो कुर्सियां छोड़नी पड़ेगी। इस डर के कारण वो छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हैं। इसलिए ये जो सब मुद्दे मैंने आपके समक्ष रखे, इन पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप अगर देखेंगे, और माननीय वाइस चांसलर जी जो तीनों विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं, आपको अंतिम चेतावनी विद्यार्थी परिषद दे रही है कि अगर फीस जो बढ़ी है वो कम नहीं की गई और छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए जाए, तो तीनों वाइस चांसलर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका इस विशेष हिमाचल प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरकर जीना हराम कर देगी। आप जो भी चैनल खोलेंगे वहां पर विद्यार्थी परिषद आंदोलन करते हुए देगी, आप जहां पर भी देखेंगे। और माननीय वाइस चांसलर जी, अगर फीस कम नहीं हुई तो ये विश्वविद्यालय दूर नहीं है। इस ऑफिस में घुसकर आपकी कॉलर पकड़नी भी पड़े तो वो विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए पकड़ेगी। अगर आप सभी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।